हम आपको लिए चलते हैं एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं जो आ रही है। नोएडा से मशहूर बिल्डर सुपरटेक लिमिटेड और डायरेक्टर्स पर एफआईआर दर्ज हुई। सुपरटेक के डायरेक्टर राम किशोर अरोड़ा, मोहित अरोड़ा पर एफआईआर दर्ज की गई है। सुपरटेक के डायरेक्टर अनिल शर्मा, प्रदीप गोयल का भी नाम शामिल है। सुपरटेक कंपनी के 3 अज्ञात बाउंसर्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा के सेक्टर 58 थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। मुजफ्फरनगर के भारत आर्य नाम के युवक ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। एल&टी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उनके डायरेक्टर्स पर भी केस दर्ज किया गया है। एल&टी की हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर अजय कुमार का भी नाम शामिल है। सुपरटेक और एल&टी हाउसिंग फाइनेंस पर धोखाधड़ी और साजिश का केस इको विलेज 1 में गार्डन होम्स नाम के प्रोजेक्ट के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। मुजफ्फरनगर के भारत आर्य नाम के युवक ने 2017 में एक फ्लैट बुक करवाया था। करीब 34 लाख के फ्लैट का कब्जा 2022 में देने का कंपनी ने वादा किया था। भारत आर्य ने बुकिंग के दौरान 1,90,510 रुपए जमा कराए थे। सुपरटेक ने एल&टी हाउसिंग कंपनी से लोन लेने को कहा था। हाउसिंग कंपनी ने भरोसा दिया था कि 10,21,392 रुपए बिल्डर को देने पर हर महीने आपको 7,500 रुपए अश्योर्ड रेंट भारत आर्य दिया जाएगा। और भारत आर्य का आरोप है कि लोन एप्लीकेशन पर 18,20,163 रुपए बिल्डर को दिए गए। कर्ज के बदले ना ही अश्योर्ड रेंट मिला और ना ही मौके पर कोई निर्माण हुआ है। तो नोएडा अथॉरिटी से जानकारी लेने पर पता चला है कि प्रोजेक्ट अवैध है। नोएडा प्राधिकरण में सुपरटेक का गार्डन होम्स प्रोजेक्ट पंजीकृत नहीं हुआ है। आर्य सुपरटेक पर प्राधिकरण का 122 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। शिकायतकर्ता फाइनेंस कंपनी से मिलकर के सुपरटेक पर फर्जीवाड़े का उन्होंने ये आरोप लगाया। हजारों ग्राहकों से सुपरटेक ने धोखाधड़ी भी की है। एक मामले में केस के बाद क्या क्या खुलासे होंगे ये भी देखने वाली बात है। अवैध प्रोजेक्ट के नाम पर ग्राहकों से मोटी रकम वसूली गई है। तो ये देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा मसला सामने नहीं आया है। लगातार इस तरीके के मसले सामने आते रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जहां पर बड़े बड़े वादे करके जो बायर्स होते हैं उनको लुभावने वादे किए जाते हैं और उसके बाद उनसे मोटी रकम ऐड करके जो बिल्डर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं और बेचारा बायर लगातार परेशान होता रहता है और अपनी चप्पलें रगड़ता रहता है। मैंने सुपरटेक के जो चेयरमैन वगैरह हैं और एल&टी का जो ब्रांच मैनेजर है उनके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर कराई है, क्योंकि मैंने एक फ़्लैट लिया था 2017 में सुपरटेक में और उन्होंने मुझे वो फ्लैट दिया था और उन्होंने बोला था कि आप एल&टी से लोन लो, क्योंकि एल&टी ही उनको फाइनेंस कर रहा था उस बिल्डिंग को। और वो इको विलेज 1 में है, गार्डन होम्स के नाम से बिल्डिंग जो है। तो गार्डन होम्स को जो लोन प्रोवाइड कराया हमें एल&टी के थ्रू ही उन्होंने लोन दिया। उन्होंने बोला कि एल&टी से आप लोन लेना, क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है और ये प्रोजेक्ट भी जो है रेरा रजिस्टर्ड है। तो मैंने उनकी बातें सुनकर और जो उन्होंने रेरा का नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने वो जो है वो अपना लोन। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रणविजय सिंह, एडीसीपी जोन प्रथम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, पहली बार ये मामले सामने नहीं आए। लगातार इस तरीके के धोखाधड़ी के तमाम मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। रणविजय जी जी, जिसमें तहरीर मिली है और उसमें हम लोगों ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया है और उसमें अग्रिम जो भी एविडेंस मिलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन ये देखिए, पहला मामला नहीं आया अभी तक। जो भी तमाम शिकायतें आपके पास आई, इस पर आपने आगे क्या कार्रवाई की है? किस तरीके से क्या रणनीति बना रहे हैं, आगे काम करेंगे आप इस पे? नहीं देखिए, पहले भी इस तरह के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं यहाँ पे। आपको पता है कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में रियल एस्टेट का बहुत कारोबार है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों ने हमेशा यही कोशिश की है कि जो भी एविडेंस हो और जहाँ भी फॉर्जरी के जनरली आरोप लगते हैं, जब उस जी बताएं सर। सारे के सारे हमें डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कंक्लूजन करना होता है। तो ऐसे केस में हम लोग जितने सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बहुत क्लोजली देखेंगे और जहाँ भी उसमें जो ऑफेंस भी इनके द्वारा एलिज किया गया और हम लोग उसको देखेंगे और वो ऑफेंस कंस्टिट्यूट होता है तो उसमें अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। सर ये आपके पास कंप्लेनेंट कब आए थे? आपके पास ये जो एफआईआर दर्ज हुई कब हुई है सर? देखिए एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है।
जी। 3 दिन पहले तो सर अभी तक प्राथमिक जो आपने कार्रवाई की होगी, आप जिस तरीके से बता रहे हैं आप तमाम दस्तावेज खंगालेंगे, लेकिन अभी तक कुछ प्राथमिक कार्रवाई की होगी ताकि जो बायर है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, उसको लगे कि अगर वो शिकायत लेकर के गया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। आपकी बातचीत हुई, क्या आश्वासन आपने दिया उन्हें? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन जो पहली जो कार्रवाई हमारी होती है इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वो सारा चीज शुरू हो गया है। उसमें आईओ जाकर के वहाँ पे वादी से भी बात करेंगे, वहाँ जो लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे, उनसे जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो वो मांगेंगे, इन राइटिंग मांगे जाते हैं, उसको पेरूज किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। तो ये सारी कार्रवाई चल रही है हमारी। जी। तो सर जैसे जो अभी कंप्लेनेंट हैं टाइम फ्रेम में किसी चीज को बताना, इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम फ्रेम में बताना, जी। और जो चीजें वहाँ की जा रही है वो शेयर करना भी ठीक है, ठीक है। हम आपकी जो हम समझते हैं आपकी जो लिमिटेशंस, हम उसको समझते हैं कि आप कार्रवाई अभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो सर जो आश्वासन जो बायर है, क्योंकि देखिए सर ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले सामने आते जा रहे हैं। तो भारत आर्य जो बायर है इस वक्त, जो खरीदार हैं, उनको कुछ तो आपने आश्वासन दिया होगा कि 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा आगे, क्योंकि देखिए सुपरटेक एक बड़ा नाम है, जाहिर सी बात है उनकी साख है, उनका रसूख है, लेकिन जनता अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बचा करके कहीं एक अपना आशियाना खरीदने की कोशिश करती है, तो उन्हें भी कम से कम एक भरोसा होना चाहिए कि हम अगर हमने अपना पैसा लगाया, हम अपनी शिकायत लेकर के गए, तो कम से कम कुछ तो उसके ऊपर आगे कार्रवाई हो। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं आपको कि बड़ा छोटा कानून के सामने सब लोग एक हैं, आपको पता है, सब बराबर है। और इसमें अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप आता है, थाने में अगर एफआईआर पंजीकृत होती है, तो उसमें आगे कार्रवाई एविडेंस के आधार पर होती है। इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी फाइंडिंग होगी उसमें इसका ये कोई मतलब नहीं कि कौन कैसा है, कहाँ है, क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। और ये दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोई टाइम फ्रेम नहीं होता इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे प्रिक्योर करने में काफी दिन लग जाते हैं जी। ये सारी चीजें हैं। और इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उन्होंने जो काम किए हैं, एक एक चीज को देखना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में जहाँ पे इस तरह के एलिगेशन हैं, और मैं समझता हूँ लोगों की पीड़ा को, आपने जैसे बताया कि गाड़ी कमाई का पैसा अपना लगाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसी के हिसाब से हम लोग पहले एविडेंस देखेंगे। एविडेंस देखने के बाद जितनी सारी चीजें होंगी हम जरूर करेंगे, लेकिन ये जरूर हम आश्वस्त करना चाहेंगे आपके माध्यम से जी कि इसमें जो भी जस्ट एंड फेयर कार्रवाई है वो जरूर इंश्योर करेंगे हम लोग। तो चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और आपने अंत में बेहद अच्छी बात कही है कि जो भी सही और उचित कार्रवाई हो पाएगी वो की जाएगी। तो ये कहना था रणविजय सिंह एडीसीपी प्रथम जोन का। और एक बार फिर से जो पीड़ित हैं उनका बयान हम आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। मैंने सुपरटेक के जो चेयरमैन वगैरह हैं और एलएनटी का जो ब्रांच मैनेजर है उनके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर कराई है, क्योंकि मैंने एक फ़्लैट लिया था 2017 में सुपरटेक में, और उन्होंने मुझे वो फ्लैट दिया था और उन्होंने बोला था कि आप एलएनटी से लोन लो, क्योंकि एलएनटी ही उनको फाइनेंस कर रहा था उस बिल्डिंग को, और वो इको विलेज 1 में है, गार्डन होम्स के नाम से बिल्डिंग जो है। तो गार्डन होम्स को जो लोन प्रोवाइड कराया हमें एलएनटी के थ्रू ही उन्होंने लोन दिया। उन्होंने बोला कि एलएनटी से आप लोन लेना, क्योंकि वही इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट भी जो है रेरा रजिस्टर्ड है। तो मैंने उनकी बातें सुनकर और जो उन्होंने रेरा का नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने वो जो है वो अपना लोन लिया एलएनटी से। उन्होंने जो है मुझे लोन दिया कंस्ट्रक्ट बेस पे दिया कि जितना बनती रहेगी बिल्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपका जो है अमाउंट डिसबर्स होता रहेगा बैंक से। लेकिन उन्होंने विद इन 15 डेज ही 18 लाख रुपीज़ बैंक से डिसबर्स करा लिए विदाउट माई इन्फॉर्मेशन। मुझे कोई भी अपडेट नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कितना अमाउंट डिसबर्स हुआ है। उन्होंने 18.5 लाख रुपए मेरे बैंक से अपने अकाउंट में डिसबर्स करा लिए, जो कि मैक्सिमम 10 लाख ही डिसबर्स होने थे। उसके बाद में मैं सुपरटेक ऑफिस गया, वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और कुछ बाउंसर थे, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने ये भी मुझे बताया था कि आपको जो है जब तक आपको आपका घर नहीं मिलेगा तब तक आपको ईएमआई भी पे नहीं करनी है, ईएमआई हम पे करेंगे और आपको एक रेंटल भी मिलेगा, एसोर्ड रेंटल मिलेगा 75,000 का, जो कि नहीं मिला। वो पर मंथ वो हमें मिलना था, जो उन्होंने 2 या 3 मंथ देने के बाद ही बंद कर दिया।
तो फाइनली मैं जब हर जगह से परेशान हुआ तो मैंने फिर एक लीगल एडवाइस ली और वकील के थ्रू मैंने ये केस डाला। और मेरे वकील जो है के सिंह और एडवोकेट। टोटल जो है मेरी जो यूनिट है वो 38 लाख की है और अभी 21 लाख उनके पास जा चुके हैं। मुझे तो मुनीता रॉय एक उनकी एजेंट थी, उनसे कॉल आया था और उनके थ्रू ही मैं मिला था और मुझे इंट्रोड्यूस कराया गया था कि आर के अरोड़ा हैं और ये उनके बेटे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मोहित अरोड़ा, मुझे मिलाया था कि ये हैं और यही मुझे बताया था कि ये साइट पे मुझे उनसे मिलवाए बोल के। और उसके बाद में बोला कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और हम ही आपको फाइनेंस कराएंगे क्योंकि L&T बैंक भी हमारा ही बैंक है। मेरी मांग ये है कि उन्हें इन्वेस्टिगेट और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हमारे पास ये जो बायर हैं ये अगस्त में आए थे और इनका कहना ये था कि जी हमने एक लोन लिया था L&T के थ्रू। सुपरटेक ने हमको वादा किया था कि हम इसको जो है 36 महीने में घर दे देंगे आपको और 35 लाख रुपए के करीब ये घर पड़ेगा और उसमें आपको अपनी जेब से कुछ देना नहीं है। उसके अंदर हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है कि L&T बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो आपको सबवेंशन प्लान देगा और जो भी लोन आपको देगा 90% ऑफ द फ्लैट अमाउंट हम 36 मंथ तक आपकी EMI खुद पे करेंगे। तो लिटरली 36 मंथ के बाद में आपको ये घर आपको मिल जाएगा और उसके बाद में आप जहाँ किराए पे रह रहे हैं, आप किराए का घर खाली करके अपने घर में आ जाएंगे। उसके बाद आप अपनी किस्त देते रहेंगे। इन्होंने लिहाजा जब सबवेंशन प्लान की बात करेंगे, कोई भी आदमी है वो देख रहा है जिसकी 20, 25, 30 हज़ार रुपये की सैलरी है और बैंक वहाँ तैयार खड़ा हुआ है बिल्डर के पास में और हर चीज़ का सॉल्यूशन वहाँ पे दे रहे हैं, वो कोई भी आदमी तैयार हो जाता है। इन्होंने अपनी बुकिंग कर दी। उस बुकिंग के अंदर इन लोगों ने जो फ्लैट जिस ब्लॉक के अंदर बुक किया, वो ब्लॉक का नाम, प्रोजेक्ट का नाम था इको विलेज 1 गार्डन होम्स। अब जब इन्होंने देखा 1 साल, 2 साल, 3 साल इन लोगों ने जब वेट किया, देखा वहाँ खड्डे जो खुदे हुए हैं उनमें पानी भरने लग गया और घास उगने लग गई और इनका जो EMI था वो EMI बिल्डर ने बंद कर दिया। ये लोग परेशान हुए। वहाँ के इन लोगों ने चेक किया, बिल्डर के ऑफिस में गए, रजिस्टर्ड ऑफिस में गए, कॉर्पोरेट ऑफिस में गए, इनके साथ मार पिटाई भी हुई, इनको भगाया गया, बाउंसर ने भेजा। उसके बाद ये फाइनली तंग होके जब इन्हें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया तो ये हमारे पास आए। हमने क्या किया, इनसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे। सारे डॉक्यूमेंट मांगने के बाद में हमने जब स्टडी करी तो हमें ऐसा दिखाई दिया कि ये सिर्फ चीटिंग या फ्रॉड या डिलेड पोजेशन का मामला नहीं है, ये मामला है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। जो हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये पहली बार ऐसा नेक्सस सामने आया निकल के, जिसके अंदर बैंक और बिल्डर मिलके इन सम कॉन्नाइवेंस विद इवन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन लोगों ने ऐसे पता नहीं कितने इनोसेंट बायर्स को चूना लगाया। अब मैं आपको अगर फैक्ट और फिगर के साथ बात करूं, जब हमने इनका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मैं फिर आपको रिट्रेट करता हूं, इको विलेज 1 गार्डन होम्स इको विलेज 1 का ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कोई रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा हो सकता है रेरा में हो, रेरा में हम गए, रेरा के अंदर इनका कोई अप्रूवल नहीं है। इसका मतलब वो लीगल भाषा में, हमारी भाषा में, कि ये प्रोजेक्ट है बोगस। अब बोगस प्रोजेक्ट में हमने देखा ठीक है, चलो बिल्डर लोग करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यार बोगस प्रोजेक्ट पे L&T जैसा इंस्टीट्यूट वो लोन नहीं दे सकता। हमने जब L&T के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे गए, इन्होंने देखा कि जो 20-22 लाख रुपए, 19 लाख रुपए का जो लोन सैंक्शन था, उन्होंने एक ही शॉट में सुपरटेक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, विदाउट कैरिंग आउट एनी ड्यू डिलिजेंस, विदाउट बॉदरिंग कि भाई इसमें कुछ मकान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ जब हमको दिखाई दिया कि यार ये तो इसका मतलब डीपनिंग कॉन्स्पिरेसी है, बहुत ज़्यादा ये मतलब डाइवर्जन ऑफ फंड्स है। फिर बाद में मालूम चला कि वो प्रोजेक्ट ना अप्रूव्ड है, ना रेरा में अप्रूव्ड है। L&T किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट सुपरटेक के साथ कर रही है और इस तरह से इन लोगों को इंड्यूसमेंट, इनको बोलेंगे आप डिसीटफुल इंड्यूसमेंट ऑफ द बायर्स, और एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का एक तंत्र बना के इन लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो देखिए, अभी आपने सुना जो पीड़ित हैं उनका बयान भी और उनके वकील का बयान भी, और किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे धोखाधड़ी की गई है। और इसी पर ही तमाम चर्चा करने के लिए मेरे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, देखिए, तमाम ये जो पूरा मामला है पहली बार सामने नहीं आया, इस तरीके के जो
अब मैं इनको मासूम बायर्स ही कहूंगी, क्योंकि जो दूसरे शहर से होता है उनको नहीं पता होता कि नोएडा में पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। ये पूरा एक बड़ा ग्रुप है जो काम कर रहा है, जो इस तरीके के लगातार बायर्स को बेवकूफ बनाया करता है। अब एक और उसका ये उदाहरण देखने को मिला हमारे सामने है। निशांत, देखिए स्वाति, ये पहला मामला नहीं है कि जिस तरीके से सुपरटेक बिल्डर जो है एक बड़े रसूख है, बड़े रसूख के कारण लगातार धोखाधड़ी कर रहा है, जालसाजी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो एक फाइनेंशियल कंपनी जो है, जो बैंक है L&T ग्रुप हाउसिंग, उसके साथ मिली भगत करके बड़ा खेल खेला है, बायर्स को ठगा जा रहा है। जिस तरीके से ये धोखाधड़ी की गई है भारत आर्या के साथ में जो बायर्स है, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो उसको टाइमिंग दिया जाता है उस टाइमिंग तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता। जब उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो तब भी गड्ढे थे और अब भी गड्ढे हैं। वो उस प्रोजेक्ट की जमीन पर अभी भी गड्ढे हैं। इस पूरे मामले में ग्रुप हाउसिंग L&T जो बैंक है, जो कंपनी है, जो संस्था है, उसके साथ सुपरटेक के तमाम ग्रुप के CMD समेत, डायरेक्टर समेत, सेल्स अधिकारी समेत बाउंसर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जो L&T के मैनेजर हैं उनके खिलाफ भी धोखाधड़ी की, जालसाजी की FIR हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब से पहले कितने मामले इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। खुद पीड़ित ने बताया कि मेरे साथ जालसाजी की है, और जिस तरीके से जालसाजी की है वो एक बड़ा नेक्सस तरीके से, बड़ा नियोजन, बड़ा षड्यंत्र कर ये प्लानिंग की है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित का आरोप है, खुद वकील का आरोप है, जो उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने जब इस पूरे अप्रूवल का जो इसका जो विलेज है, जो प्रोजेक्ट है इको विलेज 1, उसके अंदर जब पूरी जानकारी उन्होंने पड़ताल की तो इको विलेज 1 जो प्राधिकरण और रेरा से अप्रूवल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब उसके बाद जो L&T बैंक है, यहाँ पे समझने वाली होगी दो चीजें निकल करके सामने आ रही। पहली ये कि रेरा और नोएडा अथॉरिटी से अप्रूवल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये भी देखना चाहेंगे कि पहला ऐसा मसला नहीं है जो सामने आया है। लगातार इस तरीके के मसले सामने आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर अफसर हर एक चौराहे पे खड़े होकर के ध्यान दे या जांच दे, लेकिन जरूरी है कि जब ये पूरा एक इलाका रखा गया होगा, एक इलाके के बाहर एक जगह पर ऑफिस बनाया होगा जहां पर लोगों को फंसाया जा रहा होगा, क्या तब यहाँ पर किसी की नींद नहीं खुली, तमाम अधिकारियों की नींद नहीं खुली कि एक बार देखें कि जो लोग हैं, जो मध्यम वर्ग है, उनका पैसा फंसाया जा रहा है? निशांत, देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इसमें प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, रेरा और तमाम जो संस्थाएं जो बनाई गई हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रसूखों के कारण सुपरटेक मशहूर बिल्डर है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि रेरा और प्राधिकरण में ये अप्रूवल नहीं होता, और जिसके बाद L&T की मिली भगत से उसका पैसा जो है 18.5 लाख रुपए सुपरटेक अपने अकाउंट में डलवा लेता है 15 दिन बाद। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी निशांत मेरे ब्यूरो चीफ हमारे सामने रख रहे थे कि किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है मध्यम वर्ग परिवार के लोग जो आते हैं फ्लैट खरीदने के लिए, अपने का आशियाना बनाने के लिए।